नमस्ते सभी को। आप सभी का वेकअप कॉल के आज के टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और जब से मैंने ऐसे फोरम्स पे बोलना शुरू किया, तब से ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब रहा है और आज का टॉपिक है मृत्यु से भेंट। हम टॉपिक की शुरुआत करने के पहले एक बार मैं अपने मेंटोर्स को, अपने गुरुज़ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, हितेश और शुभांगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। सो अब हम शुरू कर सकते हैं सेशन। सेशन शुरू करने के लिए मैं पावर पॉइंट शेयर करूँगी। मृत्यु से भेंट। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब डरते हैं और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु के नाम से भय महसूस नहीं होता या डर महसूस नहीं होता। तो मृत्यु के बारे में जानने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि मृत्यु अगर नहीं होती तो जीवन कैसा होता? अगर हम हमारी सृष्टि में मृत्यु नहीं होती, तो हमारा जीवन कैसा होता? एक बार ऐसे एक दुनिया की कल्पना मैं करने के लिए आप सबको प्रेरित करूँगी जहाँ पर कि मृत्यु नहीं है, जहाँ कोई भी मरता नहीं है और सब जीवित रहते हैं। तो ऐसी दुनिया की कल्पना आप अपने दिमाग में करिए और देखिए कि ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल भी है क्या? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई दिशा होगी अगर मृत्यु नहीं होगी? क्या पूरा संसार एकाएक रुक नहीं जाएगा? हम काम क्यों करेंगे? हम खाना क्यों बनाएँगे? हम कोई भी चीज़ क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मृत्यु तो आएगी नहीं, हम घर क्यों बनाएँगे? हम ऑफ़िसेज़ क्यों बनाएँगे? क्योंकि बाहरी भी कोई जो फ़ोर्सेस हैं, जैसे कि गर्मी हो या सर्दी हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। कोई जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि हमें मृत्यु नहीं आएगी। तो हम अपने आप को सुरक्षा भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने लिए घर भी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम भूखे रहेंगे तो भी हमें मृत्यु नहीं आएगी और तो हम खाना क्यों बनाएँगे? खाने के लिए हम अ, खेती क्यों करेंगे? तो ऐसी एक दुनिया की कल्पना जब हम करते हैं जहाँ पर मृत्यु नहीं होती, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ स्टैंड स्टिल पर आ जाता है। हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे क्योंकि हम जब मृत्यु को खुद ही प्राप्त नहीं होंगे तो क्यों सोचेंगे कि हम अपने बाद किसी को यहाँ पर लाना चाहते हैं या अपने बाद किसी को कुछ करना चाहते हैं। तो एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर हम सिर्फ़ यहाँ-वहाँ पड़े होंगे और सोए होंगे या ऊपर की तरफ देख रहे होंगे बिना कुछ किए, क्योंकि कीड़े-मकोड़े भी अगर हमारे शरीर को खा रहे होंगे तो हमें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी कोशिश नहीं करेंगे अगर हमारी मृत्यु हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं होगी। तो ऐसी एक दुनिया की हम जब कल्पना करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा भय महसूस होता है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, क्योंकि ऐसी दुनिया अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी चीज़ हम नया नहीं बनाएँगे, हम कोई भी नया क्रिएशन नहीं करेंगे और कोई दिशा नहीं होगी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी। क्यों हम कुछ भी करने की चाह रखेंगे? जीने का कोई प्रयास नहीं होगा क्योंकि हमको पता है कि हमें मृत्यु तो आने नहीं वाली है और खुद को जानने का कोई भी प्रयास नहीं होगा क्योंकि हम क्यों जाने खुद को? हम तो यहीं रहने वाले हैं। हम बहुत ही स्टैग्नेटेड एक ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारे घर साफ भी नहीं करवाएँगे, शायद घर होंगे भी नहीं क्योंकि हमें बाहरी जो गर्मी है या धूप है या सर्दी है या
जानवरों का जो भय है वो हमारे अंदर रहेगा नहीं, और आध्यात्मिकता से हम पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब मृत्यु नहीं होगी तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा है। अगर हमारे आसपास के लोगों की मृत्यु नहीं होगी तो हम कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ क्या, जिससे मेरा जीवन और बेहतर हो, ताकि मैं जब मृत्यु को प्राप्त हूँ तो मेरे मन में कोई रिग्रेट्स ना हो। तो ऐसी एक दुनिया की कल्पना जब हम मैं करती हूँ तो मुझे भय महसूस होता है। मृत्यु शब्द से ज़्यादा भय महसूस होता है, क्योंकि ऐसी दुनिया दुनिया नहीं बचेगी, वो सिर्फ़ हम यहाँ-वहाँ पड़े होंगे, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा होगा, और कोई विकास नहीं होगा, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी हमारी ज़िंदगी में, अगर मृत्यु नहीं होगी। तो मैं और भी मास्टर्स को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, और सद्गुरु का एक टॉक मैं सुन रही थी, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मृत्यु जब हमारे सामने है, हमारे साथ है, तभी भी लोग इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो सोचो अगर हमें मृत्यु से बरी मिल जाए या मृत्यु हमारे साथ ना हो, तो फिर हम कैसी-कैसी बेवकूफ़ियाँ करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो वैसी ही दुनिया एक हो जाएगी जहाँ पर हम सिर्फ़ बेवकूफ़ियाँ करेंगे, रादर देन अपनी ज़िंदगी को जीना या उसे संचय करना, या आगे बढ़ने की चाह रखना। ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएँगी अगर हम हम मृत्यु को नहीं जान पाएँगे। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हमें जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। और जन्म लेने के बाद से ही हम सबसे ज़्यादा अवॉइड इसी टॉपिक को करते हैं। हम सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम अपने माँ-बाप से बात नहीं करना चाहते, हम अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहते, हम अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते। हम किसी तरह से मृत्यु को अवॉइड कर जाते हैं। और ये सिर्फ़ एक सच्चाई है जिससे हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं कि हम सबके पास ये मृत्यु आएगी ही आएगी। उसके बावजूद हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं और अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। जीने की बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हैं। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, पैसे कमाते हैं। कल ये खाना बनेगा, कल यहाँ जाना है, कल हमें वेकेशन पर जाना है। ये सारी प्लानिंग हम करते हैं, ये जानते हुए कि हमारा फ्यूचर जो है वो अनिश्चित है। उसके बावजूद हम अपने फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो एक निश्चित चीज़ हमारी ज़िंदगी में है, वो है मृत्यु। उसकी हम कोई भी तरह से प्लानिंग नहीं करते। किसी भी तरह से हम उसके बारे में बातें नहीं करते। किसी भी तरह से हम उसकी प्लानिंग नहीं करते। तो क्या ये या आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये प्रिपरेशन हम सबको करनी नहीं चाहिए? क्या ये प्रिपरेशन हम सबको अपने नियर एंड डियर वन्स को करवानी नहीं चाहिए? ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पर हमें बात करना ज़रूरी है। और हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि सेक्स जो है एक टैबू टॉपिक है, या अ, होमो अ, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, वो एक टैबू टॉपिक है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टैबू टॉपिक हमारी जो संस्कृति में है या हमारे जीवन में है, वो है डेथ। हम पूरी अपनी शिद्दत से कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को हम अवॉइड करें, जबकि ये एकमात्र सत्य है हमारी जीवन का, और एकमात्र ये सच है हमारे जीवन का कि हम मृत्यु के साथ जीते हैं, हम मृत्यु के साथ हमारी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और रोज़ ही हम मृत्यु को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि अब मैं कैसे आप मृत्यु को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। मृत्यु का महत्व क्या है? मृत्यु का महत्व है कि पृथ्वी पर जन्म जो होता है, हमारी आध्यात्मिक स्वयं का मृत्यु है। और यहाँ से जब अ, हमारा मृत्यु होती है, तो हमारी आध्यात्मिक स्वयं की का वापस पुनर्जन्म होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक स्वयं जो है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमें बस याद नहीं रहता कि हम आध्यात्मिक जीव भी हैं। जब हम पृथ्वी पर जीते हैं, तो हर पल जो है हमारी जीवन में हम मृत्यु का जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाते हैं जब एक आईफ़ोन का नया मॉडल आता है,
तो पूरी दुनिया में एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है कि नया मॉडल आया है। हम उस समय उस पुराने मॉडल की मृत्यु का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये हम कोई भी नहीं सोचते। जब एक नया लैपटॉप या एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है, तो हम ये नहीं सोचते कि हम पुराने जो टेक्नोलॉजी है उसकी मृत्यु का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर पॉइंट पे हमारी ज़िंदगी में हम मृत्यु को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस दिन हमने स्कूल में प्रवेश किया, उस दिन हमने अपनी बचपन की मृत्यु को सेलिब्रेट किया। जिस दिन हमने स्कूल छोड़ा, उस दिन हमने अपने जो चाइल्डहुड उसकी मृत्यु को सेलिब्रेट किया। जिस दिन हमने कॉलेज छोड़ा, उस दिन हमने अपनी जवानी की मृत्यु को सेलिब्रेट किया। हम हर पल मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मृत्यु से डरते हैं, उसके बावजूद भी। चारों ओर जीवन हमें मृत्यु के सबूत देता है। हर पल हमारे आसपास मृत्यु के सबूत हमें मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मृत्यु के बारे में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है। बहुत सारी रीज़न्स है जिससे वजह से, और सब ये चाहते हैं कि और बाकी सब मर जाएँ, मुझे मृत्यु ना आए। तो और सब इसी तरह से बिहेव करते हैं कि मुझे शायद मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन और बाकी सब जाए तो मुझे चलता है, तो वो भी नहीं चलता। मृत्यु जब तक नहीं आएगी, तब तक पुनर्जन्म नहीं होगा, तब तक ग्रोथ नहीं होगा, तब तक नई नस्ल नहीं आएगी, तब तक बेटर नस्ल नहीं आएगी। हम एकदम ही स्टैग्नेटेड फॉर्म में अपना जीवन जिएंगे। विकास की अनुमति नहीं होगी हमें, अगर मृत्यु नहीं आएगी तो। दिन हर एक रोज हम मृत्यु को एक्सपीरियंस करते हैं, और इन 4 जो स्टेट्स में हम मृत्यु को एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो है नींद। जब हम सोते हैं, तो हमारी सारी सेंसेस बंद हो जाती हैं। जब हम नॉन ड्रीम लाइक जब जब हम सपना नहीं देख रहे होते, तो हमें कुछ भी याद नहीं होता कुछ घंटों के लिए, कि हमारा शरीर या हमारा मन या हमारी चेतना कहाँ है, हमें कुछ पता नहीं। वह मृत्यु स्वरूपी एक्सपीरियंस है हमारी ज़िंदगी का, जो हम रोज़मर्रा में करते हैं। ध्यान के समय जब हम शून्य में चले जाते हैं, तब हम मृत्यु को एक्सपीरियंस करते हैं। जब हमें एनेस्थीसिया दी जाती है, कुछ लोगों यहाँ पर आप लोगों ने सर्जरी करवाई होगी, तो एनेस्थीसिया जब दी जाती है, तब हमें मृत्यु के जैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। और सूक्ष्म यात्रा या एस्ट्रल ट्रैवल, यहाँ पर बहुत होंगे लोग जो एस्ट्रल ट्रैवल उन्होंने किया होगा ध्यान के समय में। तो एस्ट्रल ट्रैवल भी एक तरीका है जहाँ पर हम मृत्यु को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इन सारी एक्सपीरियंसेस में क्या होता है कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो एक तार से हमारे स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ होता है, और ये तार कभी भी कटता नहीं है। जिस दिन ये तार कट जाता है, उस दिन हमारे शरीर की मृत्यु होती है। तो इन चारों अवस्थाओं में हमारा ये जो सिल्वर कॉर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिससे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, वो बंधा हुआ रहता है, और जिस दिन ये कॉर्ड कट जाती है, उस दिन हमारे शरीर की मृत्यु होती है। तो अब हम देखेंगे कि मृत्यु का भय क्यों होता है। मृत्यु का भय जीवन का भय है, और जो इंसान पूरी तरह से अपने जीवन को जीता है, जो इंसान हर पल ये सोचता है कि मैंने आज इस पल को पूरी तरह से जिया है और पूरी तरह से इसको जस्टिफाई किया है, वह किसी भी पल मृत्यु के लिए तैयार होता है। वह ये नहीं सोचता कि अच्छा मुझे ये करना बाकी रह गया है, अच्छा मुझे ये बाकी रह गया, मैंने ये नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने वो नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। तो जब तक हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जिएंगे, तब तक मृत्यु का भय हमारे साथ बना रहेगा। जीवन को पूरी तरह से जीना, जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, उस तरह से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि भौतिक में जन्म, आध्यात्मिक में मृत्यु होती है, और भौतिक में मृत्यु, आध्यात्मिक में जन्म होता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगी कि आध्यात्मिक जो है, वो कभी भी मृत नहीं होता। हम सिर्फ भूल जाते हैं कि हम आध्यात्मिक जीव हैं। हम और ध्यान के द्वारा, ऐसे फ़ोरम्स के द्वारा हमें याद आता है कि हम भौतिक में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीव बन सकते हैं। सो हमें तैयारी करनी है, जब मृत्यु से भेंट करें तो हमें तैयारी करनी है
कि हम किन-किन चीज़ों की मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। अपनी आदतों की मृत्यु की तैयारी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अपने आदत पसंद होते हैं। हाँ, ये अच्छी हैबिट है और मुझे साथ-साथ अपने साथ लेकर चलना है और ये बुरी आदत है, मुझे फिर भी अच्छा लगता है, मुझे चलना है लेकर। तो अपनी आदतों की मृत्यु, अपनी यादों की मृत्यु, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था, अपने अनुभवों की मृत्यु, अपने रिश्तों की मृत्यु के लिए, अपने प्रियजनों की मृत्यु के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और अपने खुद के शरीर की मृत्यु के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हमें किस तरह से, किस सिचुएशन में कैसी मृत्यु चाहिए और हम जैसी चाह करेंगे वैसी मृत्यु हमारे लिए पॉसिबल है। ये आप लोगों को लगता होगा कि ये अजीब बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगर आप अपनी मृत्यु की कल्पना में हॉस्पिटल और बेड रिडन होना और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये ज़रूर आपके साथ होगा। और अगर आप अपनी मृत्यु की कल्पना में मेडिटेशन और एक शांत एनवायरनमेंट देखेंगे, तो वो भी आपके साथ होगा। तो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं जिनके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली प्रियजनों की मृत्यु के लिए, क्योंकि बहुत हमारे जो थेरेपी में या हमारे हम जब ऐसे सेशंस लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत कल भी हमने एक इनसे सुना था कि मृत्यु हो गई प्रियजनों की और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन फैक्टर आता है हर जगह पर। हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि मृत्यु हो गई। जो छोटे हैं उनका बिलीव करना फिर भी बनता है कि ठीक है, जो हमसे छोटे हैं उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन अपने माँ-बाप की मृत्यु या अपने से बड़े जो लोग हैं, अपने से बड़े जनरेशन के लोगों की मृत्यु के लिए ज़रूर हमें प्रिपेयर होना चाहिए। हम अपने काम के दौरान ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो अपने पिता या माता की मृत्यु को लेकर 4 साल, 5 साल तक डिस्टर्ब रहते हैं और कहते हैं कि क्यों मर गए, क्यों चले गए हमें छोड़कर, हमें उनकी ज़रूरत थी, हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने माता-पिता के रहते हुए खुद मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं? क्या उनको ऐसा एक दर्द देना चाहते हैं कि आपके सामने वो आपकी मृत्यु को देखें? इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम अपने आप को उनकी मृत्यु के लिए प्रिपेयर करें। अपने आप को उस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर करें कि ये होगा हमारी ज़िंदगी में। हम एक ऐसे पड़ाव पर हमारी ज़िंदगी में आएँगे, जबकि हमसे बड़े जो हैं, वो एक-एक करके मृत्यु को प्राप्त होना स्टार्ट होंगे। और उस समय हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन हमें आज से करनी है। इसकी जो अ, तैयारी है हमें आज से करनी है। क्योंकि जब तक हम ये तैयारी नहीं कर पाएँगे, तब तक खुद की मृत्यु की तैयारी हमसे नहीं हो पाएगी और हम अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि 3 महीने पहले मैंने मेरे पापा को खोया और जो उनकी मृत्यु का एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी में, वो एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। उनकी मृत्यु के समय मैं फर्स्ट टाइम शमशान घाट में गई और ऐसी सिचुएशन हो गई कि सिर्फ़ हम 4-5 लोग थे वहाँ पर। हम ट्रैवल कर रहे थे, कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ पर मेरे मेरे फादर ने अपने देह को त्यागा, तो हमें वहीं पर उनके क्रेमेशन को करना पड़ा और कोई भी यहाँ घर से हम तक पहुँच नहीं पाया समय पर, जिसकी वजह से सिर्फ़ मेरी मम्मी, मेरा भाई, मैं, मेरी भाभी, हम बहुत ही क्लोज़ जो फैमिली है, वो क्रेमेशन ग्राउंड पर थे और जब क्रेमेशन हो रही थी, तो हम सबने फैमिली की तरह वहाँ पर मेडिटेशन करा और एक बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट वहाँ पर था। और मैंने कल भी शेयर किया था ग्रीविंग प्रोसेस चल रही थी और क्योंकि वो भी ज़रूरी है। लेकिन मृत्यु हो गई, क्यों हो गई? उसे एक्सेप्ट करना या उसे उसके साथ डील करना, ये मेरे लिए ज़्यादा कठिन नहीं था। क्योंकि कहीं न कहीं मैंने ध्यान के माध्यम से मैंने ये सारी जो चीज़ें हमने की है, जो थेरेपी वर्क किया है या वर्कशॉप्स हमने अटेंड करी है, उसके माध्यम से मैंने ये सीखा कि मुझे उनको जाने देना है क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो यहीं तक की थी और उन्होंने ये चॉइस लिया है कि मुझे यहाँ से अब जाना है। तो कल का आंसर थोड़ा-सा और एक्सटेंड करते हुए, जब जो छोटे भी हमसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता।
जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन्होंने ये हामी भरी है कि हाँ, मैं तैयार हूँ अपनी बॉडी को एग्ज़िट करने के लिए, तभी उनकी मृत्यु होती है। बिना किसी के इजाज़त के मृत्यु नहीं हो सकती और ये पहले से प्लान्ड, पहले से बहुत इसके लिए प्लानिंग हम करते हैं खुद की मृत्यु के लिए। वो है आध्यात्मिक स्तर पर, लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी पर आ जाते हैं, हम मृत्यु से डरना स्टार्ट कर देते हैं। और अपने शरीर की मृत्यु के लिए भी प्लानिंग करें कि कैसे मृत्यु चाहिए, कैसे आप पंच तत्वों में मिलना चाहते हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से बिहेव करने चाहिए। सो इन सारी चीज़ों के बारे में तैयारी करना, आपके खुद के रिचुअल्स के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है या आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, लेकिन खुद के आपके जो पर्सनल रिचुअल्स हैं, उनको अपने बच्चों को बताना कि ऐसा सब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं और मृत्यु के समय हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। हमें ज़्यादा शोर मचाकर रोना नहीं चाहिए, हमें अ, डेड बॉडी के ऊपर जो है बहुत लोगों को हमने देखा है कि हाथ मारते हैं और अपने ह सर को मारते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक प्लेज़ेंट एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना चाहिए, जब हमारी प्रियजनों की मृत्यु होती है। मुझे आई विल जस्ट टेक अ पॉज़ मेरे जो हेडफ़ोन्स की बैटरी थोड़ी लो है, तो मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ। हेलो? आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जस्ट थम्स अप करोगे तो चलेगा। हाँ, थैंक यू। तो अपनी खुद की मृत्यु के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और करनी ही चाहिए। मैं अपनी मृत्यु की जब कल्पना करती हूँ, तो मुझे ऐसा आता है कि मैं मेरे घर पर हूँ और मेरे आस-पास मेरे जो परिवार वाले हैं, वो वहाँ पर हैं और एक बहुत प्लेज़ेंट सी, सॉफ्ट सी म्यूज़िक चल रही है। हम सब बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं। मैं मेडिटेट कर रही हूँ, लेटी हूँ शायद, लेकिन मेडिटेट कर रही हूँ। शांत वे में एक हल्की-सी मुस्कान लेके मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो वैसी मृत्यु की कल्पना मैंने अपने लिए की है और मैं विश करती हूँ कि आप सबके पास जैसी आप कल्पना करें, वैसी मृत्यु आए। बहुत ही एक सरल तरीके से भी हम इस शरीर को छोड़ सकते हैं और ये रियलाइज़ करना, ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ। हम बहुत बार अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, बहुत बार एग्ज़िट कर चुके हैं, बहुत बार सरलता से जा चुके हैं। तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है हम सबको कि मृत्यु बहुत आसानी से भी आ सकती है। हम मृत्यु की तैयारी कैसे कर सकते हैं? कुछ-कुछ तरीके हैं जिससे हम मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। एक तो है मिट्टी के साथ काम करना, क्योंकि हम एंड में पंच तत्वों से बने हुए हैं और जब हम मिट्टी के अंदर अपने हाथों को डालते हैं, जो हम जिस मिट्टी से बने हुए हैं, हमारी बॉडी को, हमारी मसल मेमोरी को याद आता है कि हम यहाँ ही जाने वाले हैं। हमारी मसल मेमोरी में ये इनग्रेन होता है कि हम यहाँ ही जाने वाले हैं। तो मिट्टी के साथ काम करना, मिट्टी को हाथों से छूना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है मृत्यु के लिए तैयारी करने का। और पूरी तरह से जीवन जीना जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। कोई भी रिग्रेट्स अपने जो है मन में नहीं रखने चाहिए और पूरी तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो हम रिग्रेट के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही इलेटेड वे में मृत्यु को हम अ, मिलेंगे। नहीं तो वो सारे रिग्रेट्स जो है वो हमारे ज़हन में चलते जाएँगे और उसी हिसाब से हम अपने नेक्स्ट बर्थ की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी हमारी रिग्रेट्स होती है हमारे माइंड में जब हम मर रहे होते हैं। शमशान घाटों का दौरा करना चाहिए और ये औरतों के लिए भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट है। शमशान घाट में जब हम जाते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। बहुत सारी रियलिटीज़ के बारे में पता चलता है। कैसे वहाँ पर प्रक्रियाएँ होती हैं वो देखना हम अवॉइड करते हैं, हम दूर रखते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने जो आस-पास के लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और मैं आप सबको ये अर्ज करूँगी कि प्लीज़ ज़रूर शमशान घाट में कभी न कभी जाकर देखें कि क्या होता है, किस तरह से होता है। अगर आप अपने
प्रियजनों के इस पे नहीं जा सकते, तो ऐसे ही जाकर वहाँ पर जो है देखना कि क्या होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। जो हमसे बूढ़े लोग हैं, जो मृत्यु के बहुत करीब हैं, उनके लिए वॉलंटरी अ, जो है अपनी सेवा देना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है मृत्यु को मिलने के लिए अपनी तैयारी करने का। तो अगर आपके घर पर कोई ऐसा है जिसको केयर की ज़रूरत है या फिर जाकर हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर करना और इन लोगों के साथ काम करना जो मृत्यु के करीब हैं, उनके साथ ये बहुत अच्छा तरीका है मृत्यु से एक भेंट करने का। और किताबें पढ़ना जो मृत्यु से रिलेटेड हो, मृत्यु के बाद आफ्टर लाइफ से रिलेटेड हो। बहुत सारी अच्छी-अच्छी किताबें अवेलेबल है इस टॉपिक पर, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो इन सारी किताबों को पढ़ना, इनके बारे में जानना और ये सारी चीज़ें हम जो है मृत्यु के बारे में जानने के लिए, इसके बाद क्या होता है, कैसे स्टेप्स हम लेते हैं, आफ्टर लाइफ में क्या-क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत किताबें, बहुत पुस्तक अवेलेबल हैं। अगर आप चाहेंगे तो अ, कोई भी आपको रिकमेंड कर सकता है, मैं या गौरव जी या हारिका, कोई भी रिकमेंड कर सकता है इन पुस्तकों के नाम। और अंत में ध्यान, ध्यान हम अ, जब ध्यान करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड में हम मृत्यु को एक्सपीरियंस करते हैं। कॉन्शियस माइंड में हम एक मृत्यु रूपी एक्सपीरियंस को जीते हैं। जब हम सो जाते हैं तब हम अनकॉन्शियस होते हैं। जब एनेस्थीसिया में होते हैं तब हम अनकॉन्शियस होते हैं। लेकिन ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम कॉन्शियस माइंड में मृत्यु के करीब जा सकते हैं। और इसीलिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और रेगुलर ध्यान का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो टॉपिक इतना ही, अब हम चलेंगे ध्यान की तरफ। और आज जब हम ध्यान करेंगे, तो बहुत कम गाइडेंस मेरे तरफ से आएगी और हम बहुत गहरे लेवल पर जाने की कोशिश करेंगे। और कहीं न कहीं जो अगर आपके मन में डर है या भय है मृत्यु को लेकर, हम उसको एड्रेस करेंगे और इसके साथ-साथ हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो आस-पास के लोग हैं, उनकी भी मृत्यु के लिए थोड़ी-सी जिन्होंने चश्मे पहने हैं, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? म्यूज़िक का साउंड ठीक है? तो 3 लॉक्स लगाएँगे अपने शरीर पर, आँखों को बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे और पैरों को भी क्रॉस करेंगे। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो एंकल्स पर पैरों को क्रॉस करेंगे और अगर आप बेड पर बैठे हैं तो सुखासन में बैठ जाएँगे। आराम से अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। धीरे-धीरे अपनी साँसों से जुड़ें। हर आती-जाती साँस को पूरी तरह से समय हम 3 लंबे गहरे साँस उन 3 साँसों के
गहरा रिश्ता बना। और सामान्य सांस से जुड़ जाए। हर आती जाती सांस आपके जीवित होने का और साथ साथ मृत्यु का भी। हर सांस आपको अपनी मृत्यु के करीब कर जा रहा है। यह सुनकर अगर भय उत्पन्न तो होने दें, रोकेंगे नहीं। हर आती जाती सांस बहुत सरलता से आपको मृत्यु के बारे में सिखा रही है। अपने आप को अनुमति दें, अपनी सांसों से सीखें। इस समय देखेंगे कि ऐसा क्या क्या बाकी रह गया है जो आप अपनी मृत्यु के पहले करना चाहते हैं। एक एक करके वो सारी चीजें आपके जहन में आए। क्या क्या करना बाकी है। पूरी तरह से जो भी मन में आ रहा है उसे
पूरे विस्तार, जो भी आपको करना है उसे उसकी कल्पना करें। और हर आती जाती सांस के साथ जुड़े रहते हुए अपने आप से वादा करें कि अपनी पूरी क्षमता से ये सब कुछ जो भी इस समय काम ताकि जब हम वो आए तो हम पूरी तरह से खाली हमारे मन में कोई भी अफसोस नहीं। पूरी तरह से अपनी सांसों से जुड़ जाए। अपने आप से आज एक वादा करें, जब भी मृत्यु आए, पूरे उत्साह हल्की सी मुस्कान उसको हम गले लगाएं।
अवसर से जुड़कर ही हम जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं और अपनी सांसों से जुड़कर ही हम मृत्यु से भी मिल सकते हैं। जो भी अनुभव, जो भावनाएं इस ध्यान के समय उत्पन्न हुई है, उन सबको अपने साथ लेकर धीरे धीरे वर्तमान की ओर वापस आएंगे। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाते हुए अपने शरीर को एक बार फिर महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपना समय लेते हुए जब भी आप तैयार हैं, हाथों को धीरे से आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। एक बार फिर वर्तमान में वापस आए। नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबका मेडिटेशन बहुत गहरा और मन को गहरी चेतना से जोड़ने वाला रहा होगा। आप सबके लिए ये कल की सूचना मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कृपा करके एक दिशा दर्शाने वाला जो ये यंत्र होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कंपास कहते हैं, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको बहुत सस्ते में 20, 30, 40 रुपए में मिल जाएगा। अन्यथा अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसको प्ले स्टोर से भी फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखें कि कल अगर आप जूम अपने मोबाइल डिवाइस पे यूज करेंगे तो हो सकता है साथ साथ में आप इस डिवाइस को, यानी कि ये डाउनलोडेड ऐप को यूज ना कर सके। तो कृपा करके इस चीज की अपने एंड पे व्यवस्था कर लें, क्योंकि कल और परसों के जो हमारे प्रेजेंटर हैं उनकी ये बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है जो वो हमें सूचित कर रहे हैं कि आप सबको बताया जाए समय रहते हुए। धन्यवाद। ओवर टू यू स्नेहा जी।
अब हम क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। हेलो नमस्ते। दीदी, सबसे पहला तो थाना राम राम। राम राम। अच्छा दीदी, मेरे को तो सबसे बहुत बड़ा आपने मृत्यु के बारे में बताया। मृत्यु मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरी मदर, थोड़ी 3 मिनट लूंगा मैं। मेरी मदर, मैं जब 1.5 का तब तो चली गई थी। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत तकलीफ हुई। बट इधर इदानिंग 3 साल में स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद मुझे खुशी होती है कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, फिर धरती पे लाया। माँ ने अपना कर्म पूरा किया, अब मुझे अपना कर्म पूरा करना है। मेरे दादाजी की जब मृत्यु हुई थी 10 नवंबर 1972 को, रात को 10 बजे वो घर में मीटिंग किए। बोले देखो मैं कल चला जाऊंगा, आप लोग सब हमारे बच्चे को संभालना। मेरी उम्र उसमें 10 साल की थी। 11 नवंबर को रात को 2:30 बजे मेरे दादाजी उठाते हैं, उठो बेटा उठो, जल्दी से आदमी को बुलाओ, मेरे को घर ले चलो। तो मैंने वो साक्षात मृत्यु मेरे दादाजी की देखी। उन्होंने मेरे को 3 ज्ञान देके गया था। वो पहला ज्ञान था, बेटा कभी किसी का हित मत करना, किसी का दुश्मनी से झूठ बोलना हो, किसी की प्राण बचे जरूर बोलना, और किसी को बिना भोजन दिए अपने घर से लौटाना मत। मैं ये 3 चीज को लेके चलता हूँ। मैं 3 साल पहले तक गाइड मेडिटेशन कुछ नहीं जानता था। लॉकडाउन लगने के बाद मुझे इन सब चीज का ज्ञान हुआ। मैं इस चीज में आया, आके मुझे बहुत ज्ञान मिल रहा है दीदी इसके लिए। और मेरी मृत्यु कई बार हो चुकी है। मेरा 3 टाइम ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। सेकेंड टाइम जब हुआ, डॉक्टर ने कहा हम आपको अब एनेस्थीसिया देंगे और आप थोड़ा देर बेहोश रहेंगे। मैंने कहा देखो सर, आप एनेस्थीसिया देंगे, आप मेरे को 4 घंटा बेहोश में ऑपरेशन करेंगे, मेरे सर्जरी करेंगे, मेरे वाल्व को चेंज करेंगे, वो मेरा मुंह देख रहा है। मैंने कहा हकीकत है ना? बोला आपको सब पता है, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका था। मैं बिल्कुल अनपढ़ गवार हूँ दीदी। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि हमारे घर ने मेरे को पढ़ाया नहीं। बट मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता हूँ। बिना पढ़ के भी मैं एक MBA स्टूडेंट से भी बात कर सकता हूँ। यही मेरा अनुभव है दीदी। और आपका ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और गौरव भैया जी ने जो अभी कैंपस के बारे में बताया, थोड़ा फिर गाइड कर दे तो अच्छा रहे। वो कल की मेडिटेशन के लिए जरूरी तो आप कालीचरण जी, हाँ श्वेता, स्नेह जी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल के मेडिटेशन के लिए एक कॉम्पस जरूरी है। वो इसमें है, मेरे पास मोबाइल में है। बस वही जरूरी है। ओके मोबाइल यूज तो मोबाइल से नहीं करते हैं जूम के लिए? जी, क्या बोले? आप जूम को जब प्ले करेंगे हाँ तो साइमल्टेनियसली साथ साथ में उसी मोबाइल के ऊपर आप हाँ कंपास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके तो ओके या तो आप 2 अपने पास मोबाइल रख लें, हाँ एक पे आप जूम देख पाएंगे, सेशंस को ज्वाइन कर पाएंगे, और दूसरे मोबाइल पे उस ऐप को चालू करके जो भी मास्टर प्रेजेंटर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। क्योंकि अच्छा, आप जूम चालू करेंगे ना तो साथ हाँ में आप वो ऐप नहीं चालू कर पाएंगे उसी ओके मोबाइल। ओके ओके ओके। अच्छा दीदी, जरा जरा आपका नंबर मेरे को प्लीज देंगे दीदी? मैं पब्लिक में नंबर शेयर नहीं कर सकती। आप जो अच्छा ठीक है, मैं ले लूंगा। ठीक है ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हाँ ठीक है, मैं ले लूंगा। ठीक है, उनसे आप धन्यवाद। मांगेंगे तो ठीक है, धन्यवाद दीदी। ठीक है, धन्यवाद दीदी। नंबर का मुझे और भी मैसेजेस आ रहे हैं, सो पब्लिक में मैं नंबर अपना शेयर नहीं कर नहीं दीदी, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अगर ऐसी कोई जरूरत है तो आप लोग जो ऑर्गेनाइजर उनसे मैसेज करिए और ठीक, आपकी जरूरत समझ कर फिर मुझ तक फॉरवर्ड कर देंगे। जरूर दीदी, जरूर। हाँ बोलिए। नमस्ते स्नेहा जी। नमस्ते। स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। कल का और आज का दोनों का ही सेशन एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था।
आज वाला सेशन अटेंड करने के बाद एक तो रियलाइजेशन हुआ, एक बहुत मेरे साथ पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता था, एज अ जोक मैं ऑफिस में बोला करती थी कि तुम लोग मुझसे ये रिपोर्ट मांग रहे हो ना, अगर मैं कल मर गई तो ये रिपोर्ट तुम्हें नहीं मिलेगी, और ये जो तुमने रूल बना रखे है ना, ये चाहिए मुझे शाम तक चाहिए, ये मुझे अभी चाहिए, ये हमें सैटरडे तक करना है। तो ये जो है, मैं आई यूज्ड टू से दिस एज अ जोक, मतलब मजाक में बोला करती थी, बट आज मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक रियलिटी है। हम जो हम जो अक्सर बोलते हैं कि ये काम अभी करना जरूरी है, या जिसके लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है इतना स्ट्रेस। दूसरी चीज, घर में भी अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जिन चीजों को लेके इतना परेशान रहती हूँ कि अरे ये काम नहीं किया, अरे ये ऐसा नहीं हुआ, तो एक दिन अचानक अगर मैं यहाँ से गायब हो जाती हूँ, मतलब अगर मैं नहीं हूँ, तो ये काम कौन करेगा? ये तब भी मैनेज होगा, और मेरे बाद कोई ना कोई और आएगा। वो जैसे बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो मैं नहीं तो कोई और। तो परेशान होने का नहीं है। मुझे बहुत ना कभी कभी ऐसा डर भी लगता है। आपने जैसे आज बहुत, जैसे आपने बोला ना कि अगर आपको भय महसूस हो रहा है तो आप उसको इनकाउंटर कीजिए। तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि डर से डरने का नहीं है, उसको हम इनकाउंटर भी कर सकते हैं, और उसको पूछ भी सकते हैं कि हाँ भाई, तुम जो आए हो तुम्हारा क्या पर्पज है। मतलब मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने नेटफ्लिक्स पे अभी सीरीज देखी है सर्वाइविंग डेथ, उसमें बताया है कि लोग जो मूव ऑन कर जाते हैं उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है, मीडियम्स के थ्रू कैसे बात करते हैं। टाइलर हेनरी का मैंने सीरीज देखा। तो आपने कहा कि इस तरह का लिटरेचर पढ़ने से बहुत ज्यादा यू फील क्लोज टू डेथ। तो ये सब चीजें जो हैं ये मुझे लगता है काफी हेल्प करती हैं। आपने सही कहा, ये हेल्प करती हैं, बिकॉज ये रियलिटी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। कल हम डेथ इनवाइट भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हमें हर समय हमारे जीवन ये कहना है कि हम मृत्यु को तभी प्राप्त होंगे जब हमारा सही वक्त आएगा, उससे राइट, भी पहले नहीं। हाँ रोजमर्रा की हाँ जिंदगी में बहुत बार मृत्यु को इनवाइट करते हैं, तो वो हाँ। करना है, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो बहुत ही प्रेशियस है, और हमने हम्म, एक बहुत इंट्रिकेट प्लान के तहत ये जिंदगी हमारी डिजाइन की है, तो उसे हम एक छोटी सी चीज के लिए हम गवा नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जितना जी बिल्कुल। सकेंगे उतना जिएंगे, और जब भी हमारी मृत्यु आएगी उसे बहुत एलिगेंटली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जल्द बिल्कुल सही। 100 साल हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमें 100 इयर्स तक जीना है, जो भी बिल्कुल सही। होगा वो प्लस प्लस। राइट। एक सवाल है मेरा, बहुत सारे एल्डरली या बहुत सारी शायद यंग लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि उन्हें कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, एंड दे कीप ऑन वेटिंग फॉर डेथ। मतलब वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि फिजिकली उनका जो सिचुएशन है इतना वल्नरेबल हो जाता है कि वो दे आस्क फॉर डेथ, बट फिर भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के साथ, या कुछ हमें, मैं अपने पापा के लिए बात कर रही हूँ, वो उनको कम से कम 3 साल होने वाले हैं, बेड रिडन है, और वो कई बार बोलते भी हैं कि तुम मुझे नींद की गोलियां दे दो, और मुझे, या फिर डॉक्टर से पूछ के वो जो तुम लोग बोलते हो कि डेथ कर सकते हैं, इंजेक्शन लगते हैं उसके। तो मैं अक्सर मम्मी को बोलती हूँ, मैंने कहा मम्मी इनको बोलो आप, मैं भी बोलती हूँ, मैंने कहा इतना आसान नहीं होता, आप ऐसे कैसे बोलते हो। तो मैं एज अ डॉटर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं जानना चाहती हूँ कि इतना मुश्किल क्यों होता है कई लोगों के लिए मूव ऑन करना, या मृत्यु इतनी कठिन क्यों हो जाती है कई लोगों के लिए। क्योंकि डर है, भय है, और कुछ ना कुछ बात, इसीलिए देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी पेड बैक स्टिल। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैलेंस करनी बाकी हैं। जो क्रिटिकल इलनेसेस होती है वो भी एक रीजन की वजह से होती है, पास्ट बैगेजेस की वजह से होती है, जो हमारे कर्म रहे हैं उनको नलिफाई करने के लिए होती है, या और भी उसके बहुत सारे रीजंस हैं, फैमिलियल रिलेशनशिप्स हैं, या एंसेस्ट्रल रीजंस होते हैं, या पास्ट लाइफ के रीजंस होते हैं,
या हमारे खुद के ट्रॉमास ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम लेट गो नहीं कर पाते। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन हम समय से पहले नहीं प्राप्त हो सकते डेथ को। और कोई भी तरह का यूथनेशिया या ऐसा सब, ये सब सुसाइड कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा मृत्यु को प्राप्त हमने किया है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पर हमने जो एक इंट्रिकेट प्लान हमने अपनी जिंदगी की बनाई है उसको अबॉर्ट कर दिया, उसे हमने पहले ही पूरा हमने उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए उन्हें डिस्करेज करें और उन्हें आध्यात्म में लेकर आए। अगर वो बेडरिडन है तो उनको एनकरेज करें कि वो मेडिटेशन करे, ऐसी वीडियोस सुने, तो हो सकता है उनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। और 14 साल की उम्र के बाद हम किसी को भी किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, और 14 साल की उम्र तक भी सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो एक बच्चे को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो हम किसी के भी जर्नी में इंटरफेयर करना या ऐसा करना कि मैं ध्यान करूं और उनको मिल जाए, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। हेल्प कर सकते हैं मतलब 14 साल के बच्चों को कैसे, एज अ पेरेंट कैसे? 14 साल के पहले हम हेल्प कर, उसके लिए आपको खुद को इन सारी मोडालिटीज में आना पड़ेगा। आपकी अच्छा तब आप हेल्प। अच्छा बहुत हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज 14 साल की उम्र के बाद हम किसी के भी जर्नी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सो मच स्नेहा जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू। हेलो, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ध्यान करवाया आपने। आज से पहले इस तरह का ध्यान तो मैंने कभी नहीं किया था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शब्द भी कम पड़ जाएंगे, अब मैं क्या उस एक्सपीरियंस के बारे में बोलूं। एक चीज क्लियर हुई मैम इस ध्यान के माध्यम से कि जो मैं हमेशा सोचती थी, अंदर से एक नेचुरल एक इच्छा है मेरी, हमेशा आती है। वो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के सोचती हूँ या फिर कुछ ईगो है मेरे अंदर, आध्यात्मिक ईगो जिसको बोलते हैं, कि मेरे अंदर पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसी दया आती है सबके प्रति, अपने प्रति भी, कि जो इतनी दूरी है ईश्वर से हम सबकी, तो वो दूरी खत्म हो जाए और इतना सारा लर्निंग एक्सपीरियंस, इतना जर्नी ये जो हम करने आते हैं, और इतना सब कुछ कोई सोल तो शायद ये भी नहीं जानती है कि सारे लर्निंग का पर्पस क्या है, इस जर्नी का पर्पस क्या है, कहाँ तक पहुंचना है, क्या लेना है। वो बस भुगत रहे हैं। एटलीस्ट हमें ये पता है, ये खुशी की बात है कि हमें पता है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी हो सकती है, तो हम उस रास्ते में एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कितनी सही जा रही है वो ईश्वर जानते हैं। तो आज ध्यान के माध्यम से, अब जैसे आपने कहा कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं या किसी की जर्नी में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों बार बार जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो एक संकल्प मेरे ध्यान में ये आता ही आता है कि जैसे मैं जुड़ी हूँ ध्यान से, तो जितने भी, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार से शुरू करूंगी, कि जितने भी मेरे परिवार की आत्माएं हैं, बिकॉज और लोग भी हैं जिनको जितने भी मेरी फैमिली की आत्माएं हैं, वो सब ईश्वर से जुड़े, इस ध्यान के माध्यम से अपने आप को जाने, और फिर धीरे धीरे ये जहां तक स्प्रेड हो पाए, सबके लिए ये अच्छा हो। ये चीज मैं अपने आप पर काम करें। किसी और के बारे में हम तभी सोच सकते हैं जब हम कंप्लीटली खुद ऑल राइट है। तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है हम खुद, पहले खुद पर काम करें, अपने जो इमोशंस है उनसे उनको डील करें, और अपने आप अगर आपके पेरेंट्स को या आपके आसपास के लोगों को इस जर्नी में नहीं आना होगा तो आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। मेरे फादर एंड तक मैं बहुत ज्यादा उनसे क्लोज थी, वो सबसे ज्यादा दुनिया में मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वो कभी भी ध्यान नहीं करते थे, और जितना हम कोशिश करते थे वो नहीं करते थे। और फिर हमने सोचा कि नहीं, इट्स ओके, और उनकी ये जर्नी है, वो
विदाउट ध्यान भी आगे जा सकते हैं। सो ये जजमेंट लाना कि मैं स्पिरिचुअल हूं तो मैं थोड़ी सी ज्यादा पास हूं ईश्वर से, ये नहीं है ठीक। सो हमें नहीं पता कि किसका क्या पर्पस है जिंदगी में। हो सकता है हमारा पर्पस यहाँ पर है कि हमें ध्यान सीखना है, हमें आध्यात्म में आना है, लेकिन किसी और का पर्पस कुछ और है, और वो पर्पस हमारे पर्पस से किसी भी तरह से कम या ज्यादा नहीं है। ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए, और जबरदस्ती हम किसी को भी आध्यात्म में नहीं ला सकते। वो उनकी डिसीजन होनी चाहिए कि हमें आना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे नियर एंड डियर वंस हो। तो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और बहुत सेल्फिश तरीके से सोचना चाहिए, खुद के बारे में, खुद की हीलिंग करनी चाहिए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहिए। सिर्फ उतने तक ही हमें अपने आप को सीमित रखना चाहिए। कौन ध्यान कर रहा है, कौन इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, क्यों और कोई मेरे आसपास ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, ये हमें नहीं सोचना है, बिकॉज ये उनकी जर्नी है। और हमें किसी भी तरह से ये जजमेंट नहीं करना है कि मैं इस जर्नी में हूं तो मैं कहीं ना कहीं उनसे बेटर हूं या उनसे ज्यादा मजबूत हूं या मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में या अपनी जर्नी में क्या क्या प्लान कर रखा है। वो हो सकता है ध्यान किसी और जन्म में उन्होंने प्लान किया हो कि हाँ मुझे ध्यान करना है, और इस जन्म में वो सिर्फ आए हैं काम करने या इलनेस भोगने या सिर्फ मस्ती करने। सो वी डोंट जज। और ध्यान के दौरान मुझे ये एक्सेप्ट करके सरेंडर कर देना है इन चीजों को। यस। अगर आपके आसपास के लोग आपसे प्रेरित होंगे, आपकी चेंजेस से प्रेरित होंगे, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी को बदला है उससे प्रेरित होंगे, तो अगर उनकी इच्छा होगी तो अपने आप ध्यान में आएंगे। हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। Can we keep it a little short because thank you। yes, बोलिए। हाँ हाँ, नमस्कार। बहुत सेशन बहुत अच्छा था दोनों दिन का, और बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा बोलती है, वेरी स्वीट यू आर। और हाँ, सो स्वीट। और मुझे तो आप जैसे बता रहे थे कि मृत्यु के बारे में सोचने से कैसे मृत्यु होती है, मैं हमेशा जब ध्यान करती हूँ, एक अलग मेरा जगह है ध्यान का, तो वो ओपन टू स्काई है, तो मैं वहां ध्यान करके हमेशा थोड़ी सी सोती हूँ आकाश की तरफ। मैं हमेशा मेरे दिन जिस दिन बहुत अच्छा ध्यान होता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे ही ध्यान करते करते यहीं पे ऐसी सोती हुई रह जाऊं, और मैं जूम करके ऊपर चले जाऊं, और ये रहता है कि देखते देखते जाऊं कि कहाँ सूरज, कहाँ चांद, तारे, कैसे क्या है, उसको मुझे पता लगाना है, देखते देखते जाऊं कैसे। और कभी कभी तो मुझे दिल में आता है, मैं घर वालों से, अगर मेरा घर थोड़ा सा 4th फ्लोर में ऊपर है, तो मैं सोचती हूँ मैं यदि हो जाऊंगी मैं, और मुझे हमेशा आता है कि मैं अकेली रहूं एकदम, उस समय कोई नहीं रहे मेरे आसपास, और फिर मुझे लगता है फिर मेरे को सब खोजेंगे। वैसा ही होगा। हाँ, मुझे वो इस चीज को आप बोले तो मुझे बहुत लगा, बहुत मजा आया कि ऐसे हो। और मैं हमेशा मेरी बहू को बोलती हूँ कि दीदी, जब मुझे खाली जो मृत्यु के वक्त, जो मृत्यु के बाद जो हम लोगों का रीजन ये होता है कि नहला के दिया जाता है, मैं बोलती हूँ दीदी मेरे को नहलाना मत, मैं नहा के बैठती हूँ, तो मुझे कभी नहलाना मत, मुझे वो मृत्यु के बाद नहलाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप ये सारी जो चीजें अपने बच्चे शेयर कर सकते हैं कि हाँ, मुझे मैंने कहा, उसको कहा है। और मैं अभी वो लोग ऐसे सुनते हैं ना, तो उन लोगों को लगता है कि मम्मी ऐसे ही बात है। हम बोले कभी मैं सोचती हूँ मैं बोलूँ कि कभी मेरे को खोजना मत, जब बहुत देर तक मैं नहीं दिखूँ ना, तो मेरे को तुम ठीक ऊपर में खोजना कि हाँ मम्मी वहां पे होगी। तो वो मुझे सुन के अच्छा लगा, एंड मुझे में से ऐसे ही चाहिए। नहीं छोड़नी है, जीना है हमें। हाँ, नहीं वो मैं ठीक है, हम जितना काम कर सकेंगे अपनी जिंदगी में उतना हमें करना है। नहीं मैं ध्यान में ऐसे भी मैं बहुत एक्टिव हूँ, बट अभी ध्यान में आने के बाद में मुझे और ज्यादा ऐसे मुझे फील होता है कि मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। बट मैं तो कोई मेरे बारे में कोई सोच नहीं सकता कि मैं ऐसे आध्यात्म में कुछ भी नहीं करती थी, न माला, न पूजा, न किसी, मेरा कोई था, मेरा जस्ट जो काम मैं कर रही हूँ उसमें ध्यान रहता था। अभी अचानक कैसे क्या शायद इनका एकदम सोचे, या आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है।
सो अनम्यूट करेंगे 2 मिनट के लिए। यस, अनम्यूट नहीं हुए हैं आप। जी अनम्यूट कीजिए। We'll take some last question, Sneha ji. Yeah, one last, that's it. नमस्ते स्नेहा मैम। मैम बहुत 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 प्रोफाउंड ध्यान था। मतलब मेरा एक एक सेल वाइब्रेट करता हुआ मुझे फील हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे सारी चेन्स तोड़ के बस ऐसे जीऊं। मतलब जब मैंने वो लास्ट मोमेंट देख के अपनी मिट्टी को हाथ लगाया, मैंने उस मिट्टी को छुआ और देखा कि मेरी फिंगर्स नहीं है, मेरी ये आईज, मेरी ये बॉडी नहीं है। तो मैं ऐसे जीना चाहती हूँ। मैं जितना मरी हूँ पिछले 12 सालों में वो पूरा वसूल करना चाहती हूँ। उस मौत से भी ज्यादा जिंदगी जीना चाहती हूँ। सब जितने हैं ग्रुप में सब बोलेंगे इनको तथास्तु। मैम प्लीज मैम मत बोलिए मुझे, मैं स्नेहा हूँ आप सबके लिए। तो हम जब भी नेक्स्ट मिलेंगे सिर्फ स्नेहा बोलकर मुझे बुलाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो मुझसे बड़े भी है उम्र में, और मैं और आप कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है, सेम है। सो सिर्फ स्नेहा बोलिए, दैट्स फाइन। जी, थोड़ा मुश्किल लेकिन कोशिश करेंगे। और एक बात पूछना चाहती हूँ। एक तो आज का म्यूजिक बहुत अच्छा था, सारे चांद सूरज तारे सब मेरे अंदर थे, ऐसे थे। और मैम इतना बड़ा मून, मैम इतना बड़ा होता गया, मैम लाइफ इतनी एक्सपैंड होती गई। और मेरी फिंगर्स में से ऐसा करंट निकल रहा है इस टाइम कि मैं अभी पेन पकड़ूं और बस लिखती चली जाऊं और रुकूं ना पूरी रात। बिकॉज वो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। लिखिए। अच्छा लिखूं, सच में लिखूं? यस लिखिए, क्योंकि एनर्जी वो जो आई है वो डिसिपेट हो जाएगी नहीं तो। ठीक है मैम, मैं अभी बात और फिर लिखिए। जी मैम बस एक क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी चीज, जो भी इलनेस, जो भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो भी सिकनेस, जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हमारे पर्पस के, हमारे उसके बीच में आती हैं, मैम इन चीजों को हम कैसे लेट गो कर सकते हैं? इस ऊपर काम करके, अपने ऊपर काम करके बहुत सारी अवेलेबल है। जो वेकअप कॉल यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है QLU द्वारा, आप वहां जाकर अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, इनर चाइल्ड प्रोग्राम के तहत, फैमिली कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम के तहत, ब्रेथ मास्टरी के तहत, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के तहत आप अपने ऊपर काम करें, रेगुलरली ध्यान करें। जो भी हमारे अंदर की जो बैगेज है, जो हमने अपने साथ लेकर हम चल रहे हैं, उसको एक एक कर हमें रिलीज करना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स इन्होंने क्रिएट करी है। डॉक्टर न्यूटन लक्ष्मी मैम और न्यूटन सर दोनों हाथ से नॉलेज लुटा रहे हैं। बहुत बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर SCTP सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज इन प्रोग्राम्स को अटेंड करें। ज्यादा इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी दुनिया है स्पिरिचुअलिटी की। और लक्ष्मी मैम और न्यूटन सर बिना हिचक के जो नॉलेज है पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। सो हमें लेना है तो हमें जाना ही चाहिए। काम करें अपने ऊपर, ध्यान रेगुलरली करें, और यही सारे तरीके हैं जिनसे आप इन सारी चीजों से निकल सकते हैं। और ये सारे तरीके मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हैं,
मैंने वर्कशॉप्स करे हैं, मैंने कोर्सेज करे हैं, और मैं एक क्लिनिकल डिप्रेशन की मरीज रही हूँ मेरी लाइफ में। मुझे बहुत सारे मेडिसिन चलते थे मेरे, और मैं आज आई एम अंडर नो मेडिकेशंस एट ऑल, कंप्लीटली फाइन। थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज आ गई है मुझ में, बहुत सारी खुशी आ गई है। सो आपके सामने हूँ जैसी भी हूँ, और सिर्फ मेरे मेंटोर्स के वजह से हूँ। सो आप सब भी इनके वर्क, इनके काम के साथ जुड़े, और बहुत ये हेल्प करता है। ये मेरी जिंदगी को इसने बदला है। तो मैं कुछ और नहीं जानती, मैं और कोई तरीका नहीं जानती, तो मैं सिर्फ इसी तरीके को रेकमेंड कर सकती हूँ। सो हो सकता है और भी तरीके होंगे जिससे आपको हेल्प मिल सकता है, पर मैं मेरी जिंदगी में सिर्फ इसी तरीके से मैंने मेरी जिंदगी को बदला है, तो मैं आपको यही तरीका रेकमेंड कर सकती हूँ। थ्रू मेडिटेशन? यस, मेडिटेशन एज वेल एज दीज प्रैक्टिसेस। सिर्फ मेडिटेशन से आप धीरे ग्रो करेंगे। अगर आप साथ साथ इन प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे तो आपकी ग्रोथ और एनहांस होगी, क्योंकि जो भरा ग्लास है वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा इन सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करके। तो और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एनहांस होंगी, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस एनहांस होंगे। तो जरूर इन सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करें। और मैम I can experience it in these 32-33 days. What you're saying, I have like it's like, you know, हम लोग ऑनलाइन हैं और हम न्यूटन से, लक्ष्मी मैम से ज्यादा मिल भी नहीं रहे हैं। जब हम वहां जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनके प्रेजेंस में जब हम अपनी जो है प्रॉब्लम्स के साथ बैठते हैं, तो इट इज लाइक मैजिक। वो पूरी मैजिकल दुनिया बन जाती है। सो प्लीज, मैंने इस मैजिक को टेस्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ और लोग भी आए और लोग भी टेस्ट करें। सो प्लीज करें, धीरे धीरे करके सर और मैम सारे कोर्सेज को फ्री करने वाले हैं। तो जो फ्री कोर्सेज है उन्हें आप जरूर ज्वाइन करें। हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, तेलुगु में होता है, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसमें ज्वाइन करें। प्लीज प्लीज। I'm surely will join, ma'am. Surely. I'm counting days actually to reach there. Please, because it will change your life. It will completely change your life. मैम बस एक लास्ट इतना बता दीजिए कि बहुत ज्यादा फिंगर्स में बहुत ज्यादा कुछ करंट सा है, शुड आई सिट? ग्राउंडिंग करे थोड़ा सा, सिर्फ अगर बिना चप्पल के पैर पे चल सके या जमीन पर अपने हाथ रख सके। इफ यू आर नॉट, हाँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस फीलिंग के साथ, कंफर्टेबल है तो रहने दीजिए, अपने आप चला जाए। ठीक है। अगर ज्यादा लग रहा है तो जमीन पर हाथ रख सकते हैं, या नंगे पैर थोड़ी देर चल सकते हैं, तो ठीक हो जाएगा। या कुछ खा लेंगे तो सब साइड कर जाएगा। ठीक है मैम। बस मैम जो आज संकल्प लिया है ना, जो बस उसको जीऊंगी, उसको जीना है, इसी पल में जीना है मैम। एंड रियली थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग टाइम पे शॉर्ट है। कनक जी का मैं सुनूंगी जरूर। गौरव जी, आप लाइव स्ट्रीम बंद कर सकते हैं, और कनक जी का मैं सुनकर जो भी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। आई विल जस्ट, स्नेहा जी विल कंटिन्यू द लाइव स्ट्रीम, यू कैन टेक फास्ट। कनक जी, आप उनको दे दे परमिशन अनम्यूट करने की। सो हाँ, मैं बोलूं? मुझे आप जो बोल रहे थे कि अपने जो एक्सपीरियंस आते हैं उसको लिखना चाहिए। जब आते हैं तो लिखने से क्या, मतलब किसी को बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी मुझे आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है, आपको बताना है या नहीं बताना है, लेकिन लिखना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, हाँ, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आपकी पर्सनल जर्नी है। आपको उसे प्रिंट करवाना है, किताब में कन्वर्ट करना है, किसी के साथ शेयर करना है, कंप्लीटली योर चॉइस। किसी को मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे आपसे शेयर करना है, तो मैं करूं? तो अभी कैसे करूं? प्लीज आप बोलिए, कोई बात नहीं। मुझे प्रिंट और है मेरे पास। मुझे अभी बुद्ध पूर्णिमा को कलकत्ता से एक ग्रुप जा रहा था बोध गया, तो 1 महीना पहले से प्लानिंग था। तो बट मेरा उस समय मेरी बेटी यूरोप जा रही थी उसी डेट में, और वो बाहर दूसरी कलकत्ता में नहीं रहती है, अब पांडिचेरी में रहती है। तो
और मैं कोई प्रोग्राम बना नहीं पा रही थी कि मैं कैसे जाऊं, वो जा रही है 2-3 महीने के लिए, तो मैं बहुत थोड़ी सी ऐसे थी। फिर मैं सोची ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। फिर मैं और फिर मुझे लास्ट 3-4 दिन से जब मॉर्निंग में ध्यान करी थी, फिर एकदम मन नहीं लग रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बट मेरे कोई दिमाग में वो बात नहीं थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, ये दिमाग में नहीं थी। फिर एक दिन 13th को मैं रात को अपने आप में इस पर अर्ली मॉर्निंग जल्दी ध्यान करती हूँ, तो उस दिन मैं रोज उठने के बाद घड़ी देख लेती हूँ। तो उस दिन मुझे घड़ी देखने का, मैंने मोबाइल में कुछ भी देखने का मन नहीं हुआ टाइम, तो मैं उठी और बाथरूम में पूरा अपना सब फ्रेश होके, और जब बाहर निकल के आई तो जाने के लिए ऊपर तो देखी घड़ी में 1:17 हुआ है, 1:17। तो एकदम फ्रेश थी मैं। अब मैं सोची अब मैं सोफे तक क्या करूंगी, और फिर मैं अपना चलो ऊपर चली गई, मैं अपना मेडिटेशन जहाँ करती हूँ वहां पर मैट बिछा के सो गई। और थोड़ा सा ऐसे ही मैंने मोबाइल खोला तो यूट्यूब में ओशो का आ रहा था, बुद्ध के ऊपर ही कुछ आ रहा था, तो मैं सुनने लग गई। मैंने आधा सुना और उसके बाद में मैं सो गई। मैंने बैठ के अपना ध्यान करने लगी, ध्यान में भी उसको सुनती रही। सुनते सुनते वो कब बंद हुआ मुझे पता नहीं चला, और ध्यान करते करते बहुत अच्छा ध्यान लगा। कितना देर हुआ क्या नहीं हुआ, मैं जब मुझे थक गई तो मैं वहां पर फिर मैट पे सो गई। सो के मैं यूं होके सीधी सोई, फिर यूं होके सोई, फिर थोड़ी देर मुझे मैं झुम करके ऊपर जा रही हूँ ऐसे। तो मुझे मेरी ननद की आवाज आई, फिर कनक तुम तो ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो। तो एक बार तो मैं डरी, फिर मैं बहुत खुश हुई कि मैं ऊपर जा रही हूँ। और ऊपर जा रही हूँ तो मुझे एकदम साक्षात बुद्ध का पूरा चेहरा दिखाई दिया। और मेरे एकदम ऐसे मैं बहुत एकदम खुश है। मैं बोली अब मैं क्या करूं, मुझे दिख रहे, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं प्रणाम तो करती हूँ, मेरा हाथ ऐसे था गाल के नीचे, और मैंने उसको ऐसे प्रणाम किया, और मुझे बस चेतना आ गई कि मैं नहीं, मैं तो सोई हुई हूँ, और मैं तो ऊपर नहीं जा रही थी, मैं तो सोई हुई हूँ। और मुझे इंट्यूशन हुआ कि तो मुझे तो हवाई जहाज में उड़ के जाना है वहां पे। तो मैं कैसे क्या करूं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कैसे थे, बोला नहीं मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम नुपुर ट्रेनर से पूछो क्या बोल रही है वो। तो मेरे को वो थोड़ी सी मम्मी थोड़ा उसका रहता है कि मेरे को मैं बोल दूंगी तो मुझे लगा कि वो बोलेगी। तो मैंने उसको बोला प्रेरणा मेरे को ना बहुत ऐसा मेरा प्लान था, लेकिन तुम जा रही हो इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी, और सेम डेट हो रहा है। तो बोलते अरे हम तो छोटे नहीं, हम तो बहुत बड़े, हम तो आराम से कर सकते हैं, आप जाइए ना। और मेरा प्लान बन गया। इतना मुझे जाके आई, मुझे इतना अच्छा लगा। ये क्या मुझे मतलब इंट्यूशन था कि मैं जाऊं, मेरा कोई प्लान नहीं। ये वैलिड एक्सपीरियंस है पूरी तरह से। ये एस्ट्रल ट्रैवल है, जो मतलब अनकॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल है, जो आपने अनकंट्रोल्ड एस्ट्रल ट्रैवल बोला ना। मैं जब भी किसी को, मतलब जिसको भी, मैं हर किसी को तो नहीं बताती हूँ, बताने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे क्या लगा कि एकदम अच्छा, मैं कोई बहुत ज्यादा ये भी नहीं थी फॉलोअर, लेकिन मुझे उनका सुनना बहुत अच्छा लगता है हमेशा। तो बहुत ही सच रियली गुड है। तो ये थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो मुझे लगा कि ऐसे शेयरिंग ऐसे हो तो किसी को अपने हो तो उनको कर सकते हैं ऐसे। वो आपकी जर्नी है, आपकी पूरी की पूरी है। जैसे मैं अगर आपका सुना मैंने, तो आपके परमिशन के बिना मैं इसे किसी और को शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अपनी जर्नी किसी को भी शेयर कर सकते। इट इज योर चॉइस। मुझे ऐसे किसी ने बताया कि नहीं ये सब चीज एक्सपीरियंस बताने नहीं चाहिए, बताने से फिर तुमको मतलब नहीं, तो मैं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे फिर वो भी लगा कि मैंने प्रणाम किया, इसलिए मैं अपनी चेतना में आ गई, थोड़ी दूर और ऊपर जाते तो देखते। ये दुनिया ऐसी है कि हम एक बार चख लेते हैं तो हमें और चाहिए होता है। सो दैट्स फाइन। कभी देखें आपको, कभी कोई ऐसे ही ओकेजन में कभी मैं गई भी रहूंगी, कभी होगा तो आपसे मिलूंगी मैं जरूर इधर उधर। आप कहाँ रहती हैं? मैं कटक में रहती हूँ। कटक। यस, भुवनेश्वर के पास एक शहर है कटक। हाँ मुझे मालूम है कटक। ठीक है, चलिए चलिए। Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you, Lakshmi ma'am, for giving me this opportunity. और मैंने लास्ट ये किया था। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आकर आप सबके साथ बहुत ज्यादा